इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। नेता बदला जाता है। प्रजातंत्र में कहाँ लिखा हुआ है कि नेता एक फिक्स होता है? प्रजातंत्र में नेता बदलना चाहिए। छुप छुप के लेटर डाला। अगर किसी में मर्दानगी है और वो एमएलए को चैलेंज करना चाहता है या वो एमएलए से प्रताड़ित है, वो सामने आके कह देना। फिर जेल क्यों गए? और जेल गए तो आपको हाई कोर्ट से स्टे लेना चाहिए था। हाई कोर्ट में एक रिट दायर करनी चाहिए थी पुलिस के खिलाफ कि मुझे जेल गलत भेजा गया है। आप किसी की छवि को लेकर के पर्सनल लांछन नहीं लगा सकते आपको बचने के लिए। ये तय कांग्रेस नहीं करेगी, कहाँ जाएगा वो? कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस वालों करना मत है। ये हाबली भाई का वाटका लेना बंद करें। हाबली भाई का वाटका लेना बंद करो। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। जिस तरह से वल्लभ नगर के अंदर नांगलिया पंचायत से लिखा गया लेटर जो है वो कहीं विस्फोट पे विस्फोट यहाँ पर करते जा रहा है, और उसी के साथ एक पर्चा जो वायरल हो रहा था उसकी सच्चाई जानने में अभी भी पुलिस नाकाम है। उसी बातचीत को लेकर आज हमारे साथ अमरपुरा के निवर्तमान सरपंच अशोक जी जैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। अशोक जी, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। पूर्व में गजेंद्र सिंह जी के सच्चे सफे शिलाकार रहे। प्रीति मैडम ने तो आपको यहाँ तक कहा कि भाई बिल्कुल ढाल की तरह अशोक जी हमारे साथ खड़े हैं, पर अशोक जी तो उदयलाल जी के खास निकले, उदयलाल जी के साथ चले गए। देखो मयूर जी, ये लोकतंत्र है। आपको पता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़, जनता के काम को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। और यदि कोई नेता अपने राह से भटक जाए तो जनता उसको छोड़ कर चली जाएगी। ये सच है। आपने देखा है, राजस्थान की बात करते हैं, सरकारें बदलती रही है। कभी कांग्रेस की सरकार बनी, कभी बीजेपी की सरकार बनी। ये सरकारें बदलने का परिवार ये कैसे बदलती है? ये तब बदलती है जब सरकार अपनी जनता के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम नहीं करती है, तब ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उसी के अनुरूप आपको जो वल्लभ नगर में बदलाव देखने को मिला, ये उसी का एक उदाहरण है। तो पर आपने तो अपना नेता ही बदल दिया। नेता बदला जाता है। प्रजातंत्र में कहाँ लिखा हुआ है कि नेता एक फिक्स होता है? प्रजातंत्र में नेता बदलना चाहिए। लोकतंत्र में बदलना चाहिए। जनता के हित का नेता आना चाहिए। जब हम 70 साल से एक परिवार, दो परिवारों के बीच वल्लभ नगर की राजनीति को देख रहे थे, तो हम भी मन मार के भी, चाह करके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब समय आया, मौका आया और वल्लभ नगर की जनता ने इस बार ठाना कि एक किसान पुत्र को मौका देना चाहिए, तो सब लोगों ने ठाना। मेरे अकेले ठानने से तो कुछ हुआ ही नहीं। आपको पता होना चाहिए 84,000 वोट उदयलाल जी डांगी को मिले, तो वो बदलाव काफ़ी बड़ा बदलाव था, एक बदलाव नहीं था। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमेशा सत्ता सीन जो होते हैं या सत्ताधीश जो होते हैं उनके साथ रहने की आपकी आदत है, या फिर उदयलाल जी में ऐसी बहुत सी खूबियाँ थी? नहीं, सत्ता नहीं। हम कभी विपक्ष में भी रहे। हम तो विपक्ष में भी रहे हुए हैं, विपक्ष को भी समझते हैं अच्छी तरह। मेरे को सत्ता में रहने का ना तो शौक है, नहीं किसी जनता को होना भी चाहिए। मेरा कहने का मतलब, जिस व्यक्ति में कोई खूबियाँ होती है, खूबियाँ थी उदयलाल जी में, और उदयलाल जी की खूबियाँ आज जग जाए, दिख भी रही है लोगों को कि उदयलाल जी जिस गति से काम कर रहे हैं, ऐसा किसी एमएलए ने नहीं किया। आप देख लीजिए, प्रतिदिन जन सुनवाई किसी एमएलए ने नहीं की। उदयलाल जी जो काम कर रहे हैं किसी ने नहीं करा। प्रतिदिन जन सुनवाई, फोन पर लोगों के काम करना, आप कभी उनके आवास पे जाना, वहाँ जाते ही आपको चाय मिलेगी, कार्यकर्ताओं को पूछा जाएगा, फिर कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाएगा और त्वरित कार्यकर्ताओं का समस्याओं का निदान किया जाता है। ये कार्यशैली किसी भी एमएलए की रही हो तो आप बता दो। आप भी इस लाइन में कितने वर्षों से में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए पुलिस भेजकर गाँव के लोगों को पिटवाना, ये अगर किसी एमएलए की खूबी रही तो आप बता दें। ये आरोप है, ये जलनशीलता की हद है। आपको एक बात खास तौर से बता देना चाहता हूँ कि उदयलाल जी एमएलए बने हुए 1.5 साल हुआ है, जिनका अपना दूसरा बजट आया है। पहला बजट पहले आया था 2024-25 का, और अभी कल ही 25-26 का बजट आया। आपने देखा होगा कि पहले बजट में उदयलाल जी ने जो कार्य किए,
कुछ लोगों को ये पता था कि यार हो सकता है किसी लेयर से उदयलाल जीत गया, फेल हो जाएगा और फेल होने के बाद हम लोग वापस सत्ता पे आसीन हो जाएंगे। लेकिन जब पहला बजट पढ़ा उन्होंने, वल्लभनगर में विकास के जो आयाम स्थापित हुए, चाहे आप खेड़ी नाका बांध लीजिए, भिंडर के 70 साल के राजनीतिक पावर होते हुए भिंडर में जिला हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया, उदयलाल डांगी ने ये कर दिखाया, तो लोगों को लगा कि अब इसका टिकट कटने वाला नहीं है, अब ये हिलने वाला नहीं है और अब जनता इसको कभी भी हरा नहीं पाएगी। वाकई में इस बात की तारीफ हम खुद करेंगे कि कल जिस तरह से उदयलाल जी ने 2 बड़ी सौगातें वल्लभनगर विधानसभा को दी है, अब मुख्यमंत्री जी से नजदीकी होने का हवाला दिया जाता है, तो उसका फायदा भी वल्लभनगर के विकास कार्यों में देखने को मिल रहा है। उसके लिए पहले बहुत बहुत साधुवाद उदयलाल जी को, और आप उनकी टीम के सदस्य, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर। अच्छा, अब मुझे अपन इस सारी परिपाटी से, ये तो पर्सनल बात हो गई, नांगलिया से जो एक पत्र लिखा गया पुष्पा देवी के द्वारा, उस पत्र में आपको कितनी सच्चाई लगती है? मेरे को उस पत्र में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं लगती है। उसका कारण है कि कल आप ही के चैनल के माध्यम से वहाँ के स्थानीय सरपंच साहब जिनको लेकर के यह घटनाक्रम हुआ, उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा जी, और उसको देखा तो मुझे लगा कि उसमें जो ईगो झलक रहा था, ईगो की बात, जैसे एमएलए की फुल फॉर्म में एमएलए को महान लफंगा आदमी बताना, ये पूरी राजस्थान के तमाम 200 एमएलए का अपमान है। ये कोई एमएलए कोई एक व्यक्ति होता है क्या? एमएलए पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में होते हैं। उनकी परिभाषाओं को परिभाषित इस प्रकार से करना, ये ईगो था, साफ दिख रहा है। दूसरी बात, उनके बार बार एक वर्ड आ रहा था कि मेरी पंचायत और हम जाने, मेरी पंचायत और हम जाने। आपको बता दूं जानकारी के लिए, पंचायत का मालिक जो होता है सरपंच, मैं भी रहा हूँ, सरपंच कोई फुल फ्लैश वहाँ का मालिक नहीं हो जाता है, वो वहाँ का एक सेवक होता है जो जनता की समस्याओं को सुनता है। अब रही बात सरपंच साहब की तरफ से पहलू आ रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस आई और इस प्रकार के घटनाक्रम हुए। दूसरा पक्ष, वहाँ के लोगों का जो जाना, वो लोग यूँ भी कह रहे हैं कि साहब सरपंच साहब का एक आतंक था, सरपंच साहब आए दिन हमसे परेशान करते हैं, आए दिन गुंडागिर्दी करते हैं, हमारे साथ एक टीम बनाकर हम लोगों के साथ मारपीट करते हैं। इस प्रकार के हादसे हुए। 10-15 दिन पहले एक हादसा हुआ, मतलब ऐसा ऐसा व्यक्तित्व वहाँ के लोग बता रहे हैं, हम पास की पंचायत के सुनने में आ रहा है। जो जैसा वो बता रहे हैं सुना हमने, वैसा दूसरे लोग जो बता रहे हैं वो इस प्रकार के। अब जो बात, एक बात साफ साफ है कि मोहन महाराज करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने 2 महिलाओं का शोषण कर रखा है, ये बात है। इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है किसी थाने में, किसी थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। जब इस प्रकार के अगर कोई होता है तो आपको प्रकरण दर्ज कराना चाहिए। अगर महिलाओं के साथ शोषण, उसके लिए कानून बने हुए हैं, और आप महिला आयोग में जाइए, आप थाने में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, कहीं तो जाओ। ये फैसला सरपंच करेगा क्या कि उस महिला के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैं ही करूंगा, मेरी पंचायत का? ऐसा नहीं होता है। आपको कानून में जाना चाहिए। अगर मोहन महाराज उसके लिए जिम्मेदार थे, वाकई में उनके साथ किसी प्रकार का, आप किसी की छवि को नहीं बिगाड़ सकते हो। आप किसी की छवि को लेकर के पर्सनल लांछन नहीं लगा सकते आपको बचने के लिए कि आपके खिलाफ आपने किसी का हाथ तोड़ा नहीं तोड़ा, फिर जेल क्यों गए, और जेल गए तो आपको हाईकोर्ट से स्टे लेना चाहिए था, हाईकोर्ट में एक रिट दायर करनी चाहिए थी पुलिस के खिलाफ कि मुझे जेल गलत भेजा गया है। ऐसा कुछ तो कानून, आप कानून अगर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं तो आप भी तो कानून का सहारा लो। या तो आपको कानून पे भरोसा नहीं है, और भरोसा है तो फिर आप कानून का सहारा लेना नहीं चाह रहे हो, और इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप नहीं लगना चाहिए, और किसी भी व्यक्तित्व के बहकावे में आकर के आप अपने आप को, किस व्यक्तित्व के बहकावे में आ रहे हैं? ये कोई षड्यंत्र होगा। जो लोग इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, यार आज मैं बताऊं, आप तो जानते हो खिचड़ी कहाँ पे बन रही है। मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि जब वो सरपंच साहब कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, हमारे पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी महाराज साहब थे, वो भी कह रहे हैं हमारी पार्टी का सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, और उनके लिए धरना देने कांग्रेस के सदस्य जा रहे, कांग्रेस के पूर्व एमएलए आ रहे। ये राजनीति में मेरे को ये नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस के विरोध को गलत मान रहा हूँ। विरोध को गलत नहीं मान रहा हूँ। ये जो हाबली बाई का वाटका लेने की जो प्रक्रिया चला रहा है, जो विरोध करें उसको गलत मानता हूँ। नहीं, रणधीर सिंह जी ने अगर कहा तो रणधीर सिंह जी को एक उचित प्लेटफॉर्म पर बात रखनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए था, मंत्री जी को अवगत कराते, इस बात को भारतीय जनता पार्टी का एलएम अवगत कराते कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ऐसा कर रहा है, तो उसकी जांच होती। पार्टी लेवल पे भी कई बार जांचें होती है, ये नहीं कि नहीं होती है। रणधीर सिंह जी को जब पार्टी से पहले निष्कासित किया था, उसकी जाँच कहाँ हुई? पार्टी कार्यालय पे हुई, क्योंकि कोर्ट में गए थे क्या वो? पार्टी कार्यालय में हुई, वापस उनको पार्टी में सम्मिलित किया कि नहीं किया? तो इस प्रकार की पार्टी फोरम पर आपको बात रखनी चाहिए थी, और इस प्रकार की हवा देने से, एसपी को ज्ञापन देने से, ये करने से पुलिस थोड़ी दबाव में आएगी। आपको इस सच्चाई को जानने के लिए पुलिस के पास जाना पड़ेगा, पुलिस के भी बयान लोग पुलिस। अच्छा मेरे को बताओ, एक प्रश्न है आपसे, मेरा एक प्रश्न जी। आज की तारीख में अगर माना जाए तो उदयलाल जी के टॉप 10 जो
उनके सिपाही हैं उसमें अशोक जी का नाम बड़ी तेजी में, सुनना मेरी बात, बड़ी तेजी से लिया जाता है। कल को कोई मौका मिलता है, हिम्मत सिंह जी झाला विधायक बन जाते हैं, 1 मिनट के लिए अपन मानते हैं, और हिम्मत सिंह जी झाला के द्वारा अशोक जी को कोई चीज में प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या उदयलाल जी आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे? नहीं, उदयलाल जी खड़े रहेंगे। उदयलाल जी के साथ हम जाएंगे, जाके उचित प्लेटफॉर्म पर बात रखेंगे कि साहब संगठन के व्यक्ति, हम संगठन के साथ भेदभाव किया जा रहा है, संगठन के व्यक्ति के साथ इस प्रकार की बातें की जा रही, साहब हमने बड़ी मुश्किल से पार्टी के लिए ये काम किया, वो किया, बताना चाहिए ना पार्टी को। मतलब मैं जाकर के पार्टी को अवगत कराना था, सरेआम पार्टी को नहीं लाया। अब मैं जाकर थाने में इमरजेंसी के खिलाफ मुकदमा, तो ये कौन सा न्याय है? पर कांग्रेस तो विरोध करेगी, उनका काम है। कांग्रेस को विरोध करे, कांग्रेस के परिवार के साथ अगर कुछ हुआ हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ कुछ हुआ हो, कांग्रेस उस सच्चाई को जाने क्या हो रहा है। 2-5 लोगों को लेकर के आप इस प्रकार से धरना देने निकल जाते हैं, और धरना देने के बाद आप अनर्गल जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें भी कहीं सच्चाई नहीं है। उदयलाल जी ने वो किया, वो आपने वो देखा ही था, पूरा एक स्टेटमेंट आया था पूर्व विधायक मैडम का कि उदयलाल जी ने कार्यकर्ताओं के साथ ये किया, उनके खिलाफ इस प्रकार के प्रकरण दर्ज है, हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा। आप कानून के सहारे लो ना, मुकदमा दर्ज करो। और आप मैडम को तो मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि मैडम तो यूँ तो कह रही कि सीएम साहब से भी चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगी कि वो उदयलाल जी की होटलों में नहीं जावे, उदयलाल जी से संपर्क नहीं करें। जब इस प्रकार की बातें, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर नहीं जाएगा तो किसके घर पे जाएगा? ये तो कांग्रेस करेगी क्या कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का सीएम किससे? सर्किट हाउस जाना चाहिए, और जा भी रहे हैं, जाते भी हैं। कल आपको देखा होगा वो सर्किट हाउस में उनका रेजिडेंस था। उदयलाल जी वहाँ जयपुर में थे, उनकी विधायक दल की बैठक थी, तो वहाँ सर्किट हाउस नहीं गए होंगे। कहीं भी जाओ, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री साधारण परिवार से है, वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेगा, विधायक से भी मिलेगा, सबसे मिलेगा। और ये तय कांग्रेस नहीं करेगी, कहाँ जाएगा वो? कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस वालों करना मत तय, ये हाबली भाई का वाटका लेना बंद करें, हाबली भाई का वाटका लेना बंद करो। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल, चलो लेटर के अंदर तो नामजद आरोप लगा, वो तो आप कह रहे हो कि झूठे हैं, सब ऐसा कुछ नहीं हुआ, पड़ोस की पंचायत के हैं, वहाँ के कुछ और लोगों के ना कि सरपंच दादागिरी कर रहा है, और सच्चाई आएगी सामने, पता करेंगे, पुलिस भी करेगी। आपको करना चाहिए, जब आप इस प्रकार के इंटरव्यू ले रहे थे अपना आपको भी लेना चाहिए। नहीं, आपको उन लोगों की, अशोक जी के मन की बात लोगों तक पहुँचाना, नांगलिया के सरपंच के मन की बात लोगों तक पहुंचाना। हम तो उदयलाल जी को भी कहते हैं, उदयलाल जी भी, हमने फोन पे इंटरव्यू लिया था, उदयलाल जी आए तो बिल्कुल आपका स्वागत है। उदयलाल जी आप भी बता रहे हैं आपके मन की बात। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब पर आरोप लगाया कि किसी का हाथ तोड़ा, आपने वो हाथ तोड़ने वाले का इंटरव्यू लिया? सरपंच साहब ने आरोप लगाया कि एक मोहन महाराज करके व्यक्ति हैं, वो 2 पत्नियों को, वो 2 औरतों को लेके भग गए। उनकी आपने आरोप सुने, उनकी बात सुने। 2 औरतों का इंटरव्यू लूं मैं? 2 औरतों का इंटरव्यू लिया जाए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। क्या आपके साथ ये किया और नहीं किया तो मानहानि का दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कार्रवाई, आपके विधायक जी उनका बचाव कर रहे होंगे तो क्यों करेंगे बचाव? एमएलए साहब को घसीटा जा रहा है, एमएलए साहब को घसीटा जा रहा है कि इन प्रकरणों से एमएलए साहब की क्या लेना देना इनकी सामाजिक कार्यक्रम में, और वो भी दावत समाज का है, सरपंच भी दावत समाज के। जब सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक लड़ाई है, कोई दूसरी समाज से थोड़ी लड़ाई, एमएलए पक्ष ले रहे हैं दोनों एमएलए अगर किसका पक्ष ले रहा है किसका ले रहा है? अच्छा, वो भी दावत का ही ले रहा है। पर्ची जो है, पर्ची बम, उसमें कितनी सच्चाई? वो 0% है, 0% सच्चाई उसमें। मतलब दोनों ही जो लेटर और पर्ची है दोनों में 0% सच्चाई। देखो मैं बता दूं, पुराने जमाने में जो युद्ध होते थे ना, तो या तो होते थे आमने सामने, एक युद्ध होता था आगाह करके कि इतनी बजे फलानी तारीख को फलाने संग्राम में रण होगा। एक होता था गुरिल्ला पद्धति, जिसमें छुप छुप के वार करना। हाँ, गुरिल्ला पद्धति में आऊंगा। ये जो गुरिल्ला पद्धति वाला जो लेटर बम है, छुप छुप के लेटर डाला। अगर किसी में मर्दानगी है और वो एमएलए को चैलेंज करना चाहता है, या वो एमएलए से प्रताड़ित है, वो सामने आके कह देना। अच्छा, एक है, सब मान लिया गुरिल्ला पद्धति से कर रहा है, एमएलए के सामने आ जावे और कह दे। हाँ। आपको नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अगर बड़े व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से डरता हो और उसके सामने आके नहीं कह सकता है, इसलिए वो इस तरह की चीज, फिर उसको प्रजातंत्र में जीने का अधिकार नहीं। डरना किस बात का डरना? सच्चाई बोलने के लिए डरना और सच्चाई चुपके करना, ये कौन सा है? ये कौन सा नहीं डर रहा वो आदमी? जब वो कर ही रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो लेटर लिख रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा लगा उसके बावजूद लेटर बाहर दे रहा, तो वो डर तो रह ही नहीं रहा ना। तो वो सामने आके कह देना चाहिए कि एमएलए साहब मुझे आपसे नाराजी, और इन पॉइंटों पर आप अपना जवाब स्पष्ट करें, और ये साक्ष्य आपके खिलाफ है। उसमें लिखा उन्होंने ये जमीन घोटालेबाज है। आज की तारीख में उदयलाल डांगी के एक भी मुकदमा नहीं है, सब में न्यायालय से बरी हुआ आदमी। क्या न्यायालय को नहीं मानता वो लोग? जब न्यायालय ने किसी को बरी कर दिया तो आरोप नहीं रह जाते हैं। आरोप नहीं रहते। अच्छा, अब एक
पोस्ट आपकी भी वायरल हो रही है, जी। उसमें गोरिल्ला पद्धति का भी जिक्र है। प्रीति मैडम के खिलाफ आपने कुछ लिखा, वो पूरा क्या वाक्य क्या है बताएं। मैंने प्रीति मैडम के खिलाफ नहीं लिखा है। मेरा स्पष्ट तौर पे एक ही है कि विगत के कई वर्षों से जो मिथक उदयलाल जी डांगी ने तोड़ा जनता के माध्यम से, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस प्रजातंत्र में, और पहली बार वल्लभनगर में भारी तादाद में कमल खिला। और जब कमल खिला तो जलनशीलता होना स्वाभाविक है, और उस जलनशीलता की भी हद होती है कि आपने जिस प्रकार से आरोप लगाए। आपने देखा उस लेटर में ये भी एक बात थी कि उदयलाल जी डांगी ने वो उसका गोगा मेडी जी की हत्या कर दी, जबकि गोगा मेडी जी वाला प्रकरण पूरा ही क्लियर हो चुका है, किसने मारा, उन्होंने अपनी जवाबदेही ली, वो लोग जेल में हैं, सब कुछ कार्रवाई चल गई, सब कुछ है, और उसके बावजूद उदयलाल जी को उस पर मानते हैं कि सिर्फ राजपूत समाज का एकीकरण करने के लिए उस पॉइंट को जोड़ा गया, तो वो गलत था ना, वो गलत था। तो इस प्रकार से जो आरोप लगाया आपने, दूसरे आरोप लगा रहे, और भी उसमें कई आरोप थे कि उदयलाल जी ने जमीन घोटाला कर दिया। मैं कह रहा हूँ एक भी प्रकरण आज की तारीख में दर्ज नहीं है। क्या प्रकरण उदयलाल एमएलए थे 1 साल से बना ना, और जब उससे पहले के कुछ कांड थे तो उदयलाल ने अपने नॉमिनेशन में भी भरा, उदयलाल जी ने, उसके बावजूद तो जनता ने वोट दिया है। तो अब उन चीज़ों का क्या औचित्य रह जाता है जिसको बार बार उगला जा रहा है, उन चीजों को कोई मायना नहीं है। उस पर तो जनता न्याय कर चुकी है, उस पर उदयलाल जी को जिता चुकी है। मतलब उदयलाल जी का जो बढ़ता वर्चस्व है उसकी वजह से आपको मैं साफ तौर पे कहूंगा कि 2024-25 के बजट और उदयपुर डीएमएफटी मध्य से जो विकास का, जो आप चाहो तो मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूँ आपको, आप लिस्ट को पढ़ते पढ़ते आधा घंटा लगेगा, आपको बोलने में तो 1 घंटा लग जाएगा। उतने विकास कार्य, इतने सड़क हो गए, नहीं स्वीकृत हो गए, काम चल रहे हैं, इन प्रोग्रेस। 1 घंटा लगे बोलने में, इतने काम मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करा सकता हूं। चल रहे हैं अभी भी चल रहे हैं, आप पता करो ना जाके, जिसमें कम से कम 25 से 30 सड़कें हैं। आपके खेलडी नागा बांध चालू हो गया उसका, आपके कानौड़ में जो मुख्य मार्ग था कई सालों से उसकी शिकायत आ रही थी, भाई लोगों को ये मिट्टी खानी पड़ रही, वो काम चालू हो गए। अब इतने कितने ही काम है आप जो पूरे होने की कगार पे खड़े हो गए। जो मिसिंग लिंक के रोड थे वो पूरे हो गए, और सबसे ज्यादा विधानसभा को जोड़ने वाली एक रोड और मिली गई। एक रोड कल भिंडर से पाणून होकर के कुराबड़ होकर के भमराशा निकलने वाली, ये वल्लभनगर विधानसभा की लाइफ लाइन है वल्लभनगर की, जिनको एमडीआर चौड़ीकरण रोड में उसको किया है 7 मीटर वाले में 70 करोड़ रुपए के बजट। और खास बात मयूर जी आपको बताऊं कि राजस्थान में जितनी भी सड़कें आई, सबसे अधिक बजट की सड़क वल्लभनगर विधानसभा को मिली। मावली में आप देख लो 16 करोड़ की मिली, उदयपुर में 9 करोड़ की मिली। 70 करोड़ रुपए की एक सड़क एक ही बार में इस विधानसभा की पूरी लाइफलाइन को जोड़ देगी, जो लोगों की जीवनचर्या को बदल देगी। ऐसी स्वीकृति अब जलन नहीं होगी तो क्या होगी बताओ आप मुझे। जो लोग जिला हॉस्पिटल का कौन जल रहा है? विपक्षी, जो लोग प्रतिद्वंदी होते हैं वो कौन विपक्षी कौन है? प्रतिद्वंदी जो इनके सामने चुनाव लड़े या चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, वो लोग विपक्षी कहलाते हैं। इसका मतलब ये माना जाए कि महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर भी विपक्षी हैं? नहीं, रणधीर सिंह जी बिंडर ने एक चुनाव में लास्ट में उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, लड़ गए, वो विपक्षी थे। लेकिन आप मेरी बात को बोलो, अब पक्षी हैं। अब पक्षी है इसलिए हैं कि उन्होंने अपने चुनाव में घोषणा की थी कि मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अब चुनाव नहीं लड़ेगा। ये घोषणा उन्होंने की थी इस चुनाव में। ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव है, और इस चुनाव का जो भी नतीजा आएगा मैं स्वीकार करूंगा। और नतीजा आया तो विपक्षी कौन है फिर? कांग्रेस। बस कांग्रेस तो विपक्षी हुई क्या? और इंटरनली कोई चाहते हो कि मैं बन जाऊं, नाम मुझे पता नहीं है, जो भी नहीं सब कुछ। आप मेरी बात सुनो, मैं जनता सब समझ रही है, आप निश्चिंत रहिए। जनता समझ रही है कि जो लोग ये मंशा रखते हैं कि उदयलाल एमएलए नहीं बने और मैं एमएलए बन जाऊं, ये मंशा रखने वाले विपक्षी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब रणधीर सिंह जी नहीं हो सकते, हिम्मत सिंह जी हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, जिनकी मंशा है कि मैं बनूं। प्रतिद्वंदी जो भी है, प्रीति बबीसा, वो भी हो सकते हैं। वो तो ही है सामने तौर पे, वो तो यही है कांग्रेस, सीधा युद्ध है कांग्रेस का। लेकिन इस प्रकार की जो पैटर्न है ना। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो आप। आपने तो वल्लभनगर की राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है जी। कितने वर्षों से राजनीति में? मैं बॉस 1995 में जब मेरी मदर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ी और पिंडर पंचायत समिति से प्रधान का चुनाव भी लड़ा था हमने, तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। उस समय मतलब ये माना जाए कि लमसम 30 साल से मैं वल्लभनगर की सक्रिय में जी। आपको नहीं लगता कि हिम्मत सिंह जी की यात्रा का बेनिफिट उदयलाल जी को मिला? नहीं, ये देखो एक व्यक्तिगत बेनिफिट नहीं था। आपको मैंने पहले कहा था नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे स्पष्टीकरण। मैं कह रहा हूँ कि इस बार का जो चुनाव लड़ा गया वो किसान पुत्र के नाम से लड़ा गया था।
कि किसान को मौका दिया जाना चाहिए। और वल्लभ नगर किसान बाहुल्य है, जिसमें हर मजदूर वर्ग ने, किसान ने, जो श्रमिक का काम करने वाले थे, उन लोगों ने, सबने ठान ली कि इस बार किसान को मौका देना ठीक है। तो कोई लहरें वहरें नहीं चली थी, एक ही मानस था। हो सकता है उसमें यह भी काम किया होगा उन्होंने कि उनकी महाकाल यात्रा से कोई फायदा मिला हो नहीं मिला हो, जबकि जैसे मैंने पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी के इंटरव्यू में पढ़ा था कि महाकाल की यात्रा में ऐसा हुआ है। तो महाकाल की यात्रा में ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने इस प्रकार से एक भ्रांति बना करके माहौल बना दिया सामाजिक, इसलिए ऐसा हुआ। जब ये सब पता था तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था किसी को, ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी। चुनाव एक किसान पुत्र के नाम पर लड़ा, उदयलाल जी की खूबियों पर लड़ा गया और अन्य विधायकों की अपेक्षा उदयलाल में ज़्यादा खूबियाँ दिखी थी, इसलिए लोगों ने उदयलाल जी को चुना और उदयलाल जी एमएलए बने और भारी बहुमत से बने। जी, अगर उदयलाल जी की जगह हिम्मत सिंह जी चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। परिणाम कुछ और हो सकते थे या हो सकता उस समय महाकाल की यात्रा को वो एडवांटेज करते, क्योंकि उन्होंने जो किया उसको चलाते थे। उदयलाल जी ने जो महाकाल की यात्रा करवाई नहीं, वो क्यों लेके बुलाएंगे उनको। उदयलाल जी अपने मुद्दों पर लड़े, हिम्मत सिंह जी चुनाव लड़ते, वो अपने। हिम्मत सिंह जी ने एक चुनाव पहले लड़ा भी तो था भारतीय जनता पार्टी से, लड़ा था ना, लेकिन वल्लभनगर की जनता को वो नहीं बुला पाए मुद्दे, तो नहीं काम। जो उस समय भी तो उदयलाल जी 45,000 वोट लाए थे। उदयलाल जी ने भी तो चुनाव लड़े थे। उदयलाल जी ने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, तो उनसे भारतीय जनता पार्टी से डबल वोट उदयलाल जी लेके आए थे। और जब उदयलाल जी ने बीजेपी से लड़ा तब भी वो 45,000 वोट लेके आए थे। यानी वोट बैंक उदयलाल जी के पास 45,000 के आस था, इस बात की सच्चाई है। और 45,000 में भारतीय जनता पार्टी के वोट जुड़ते हैं, दूसरे अन्य किसान पुत्र के नाम पे जो वोट जुड़े हैं, और लोगों में जो बदलाव की भावनाएं थी, उस बदलाव के जो वोट जुड़े, और वो एक बड़ा वोट बैंक बन के उदयलाल जी चुना देते हैं। अच्छा, अब एक अंतिम आपसे प्रश्न है कि भाई आपके जो संगठन के लोग हैं, ये जो भी युद्ध है ये आपके ही संगठन के लोगों के बीच में लड़ा जा रहा है, इस युद्ध को विराम कैसे कराएंगे? क्योंकि आप उदयलाल जी की टीम के सदस्य हैं, तो अब उनका क्या रुख है, इस युद्ध को कैसे विराम कराया जाए? विराम तभी होगा सब साथ में मिल करके भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को आगे पहुंचाए। आज आप देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में नीचे तक दिल को छुआ हुआ है। छोटा बच्चा भी मोदी मोदी करेगा। तो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य करने का तरीका है, और नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो क्षेत्र के लिए किया जा रहा, उन चीज़ को हम जनता को भुनाएं और सब मिलकर के एक सूत्री कार्यक्रम पर चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई हरा ही नहीं सकता। इस मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे? मोदी जी की ये सबको जो इस मुद्दे पर चलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर चलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, और जो भारतीय जनता रीति नीति में नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने आप ही बाहर हो जाएगा ना। तो जरूरत ही का जनता जुड़ती जाएगी ना। अच्छा, चुनाव प्रजातंत्र में वोटों माना जाए कि अब सरपंच भारतीय जनता पार्टी का भाग नहीं रहेगा, नागले सरपंच नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भाग रहेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर चलेगा तो आप संगठन के आधार मान के चलेगा। आपकी नजर में तो अनुशासनहीनता होगी। अनुशासनहीनता करने वाले को कभी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। आपने देखा होगा सबके साथ सख्ती से काम किया गया। अभी भी आपने देखा बड़े बड़े मंत्रियों को तक नोटिस जारी कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की जो प्रक्रिया है, ये कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में एक व्यक्तिवाद के आधार पर चलते हैं। आपने देखा अभी मंडल अध्यक्ष चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इलेक्टेड सिस्टम से काम कर रही है। कांग्रेस में तो एक सेकंड में लिस्ट आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, सुबह सोए अब रात को सोए, सुबह उठे लिस्ट में जाएगी, कोई भी बन के आ जाएगा। तो ये चीज़ें पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से होती है, ये बहुत जरूरी है। और जो भारतीय जनता पार्टी, तभी तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के बड़ी खड़ी है। अच्छा भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनना कोई छोटी मोटी बात है क्या? जी, बन रही है। और बजरंग जी जो कार्यशैली कर रहे हैं, इससे तो लग रहा है। एक सवाल लास्ट एक सवाल, क्या राइजनिंग राजस्थान की जो पटकथा है वो होटल राइजनिंग में बैठ के लिखी जा रही है? नहीं, ये पूरा प्रदेश का मामला है और ये उदयपुर जिले का मामला है। पर उदयपुर आते तो बिल्कुल यार, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। उदयलाल जी क्यों बाबी साहब जब एमएलए थे, हमने देखा खासियाबाद जी नहीं आते थे क्या? मुख्य अशोक गहलोत जी नहीं आते थे क्या? आते थे ना। तो अब राइजन विधायक से ही रखा जाता है ना, और किससे रखा जाएगा? विधायक से लाइजन रख के। तो यहाँ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? उदयपुर में तो उतना जितना रेस्पॉन्स उदयलाल जी को मिल रहा है, सभी विधायकों को मिल रहा है। इतना नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। उदयलाल जी ने कार्यक्रम करवाया। अच्छा, उदयलाल जी खास है कि नहीं? उदयलाल जी खास है बिल्कुल, और रहना भी चाहिए। पार्टी का मुख्यमंत्री हमारा भाई, अगर किसी का एमएलए और हमारा, अगर तो वहाँ की जनता के लिए हमारे वल्लभनगर का इतना विकास जो 70 सालों में नहीं कर पाया। मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, भिंडर में देखो ना आप, जिला हॉस्पिटल
आपके उदयपुर जिले का लेवल का हॉस्पिटल हमारे पिंडर में आ जाना, ये खास है तो हुआ, एक बार ताली था वाकई में। ये तो होना चाहिए ना। जब उदयपुर जिला हॉस्पिटल के लिए तो कई लोग दावेदार थे, हमें मिला, तो हम लोगों को तो गर्व है कि उदयला जी खास बने रहे हमेशा लिए, जी आना चाहिए। हमारा जब रणदीप सिंह जी थे तब भी वो तत्कालीन सीएम वसुंधरा जी के खास थे, जी। तो खास होने में क्या वल्लभ तकलीफ नगर है? का जो भी विधायक होता है वो मुख्यमंत्री खास रहता ही है। खास रहना चाहिए। वल्लभ नगर की जनता यही चाहती है कि आप अधिक से अधिक लाइजन बनाएं, अधिक से मंत्रियों से भी खास है ये। जब उदयला जी पहली बार एमएलए बने थे और विधानसभा में वो अननोन थे, तो कई मंत्रियों से वो स्वयं जाके मिले, परिचय किया अपना, और सब आज मंत्री जी जितने भी आते हैं उदयला जी से बराबर संपर्क में, और जो जिस मंत्री को जो काम दिया जा रहा है सबके सब हो रहे हैं हमारे यहाँ। जी। और वल्लभ नगर की जनता को, हमें तो यहाँ तक लोग कहते हैं भैया कि बॉस हमारे राती जगह है, सीएम साहब आ सकते हैं क्या? उदयला जी से ये तक निवेदन करते हैं लोग। ये तो खास के घर है हम लोगों को कि हमारे छोटे कार्यक्रम में भी राती जगह बुलाना चाहते हैं सीएम को, आएंगे वो, क्योंकि हमारा सीएम आ सकता है इसलिए कहते हैं। सीएम साहब ने भाव वही है तो नहीं, भाव कैसा है? भाव आ जाएंगे न्याय होगा, भाव अगर आ गए तो न्याय होगा, न्याय में क्या तकलीफ है उसमें? जी। इसलिए खास होना कोई बुरी बात नहीं है। और कांग्रेस के जितने भी जो भी लोग चाहते हैं कि सीएम साहब उदयला जी से संपर्क में रहे, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ ये पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का मामला है। एक बार आपको सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ी आवाज मैं कह रहा हूँ सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम जन से कैसे मिले, कब मिले, वो सब उनका अपना एक तरीका है। आपको सलाह देने की जरूरत, आपकी सलाह अगर मानी जाएगी तो हम भी विपक्ष में बैठ जाएंगे। सही बात है, आपकी सलाह पर चले तो हम भी विपक्ष में बैठ जाएंगे। भाई भाभी शाह ने एक चीज और की थी कि उदयलाल जी के इर्द गिर्द जो घेरा है वो हम ही लोगों से, हमारी पार्टी से ही निकला हुआ घेरा। आपके लिए भी आप थे आप मतलब सबसे पहला उदाहरण उसका। जो भी है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो मैं उनसे जब आप ही अगर संभाल के रख लेते, खोने का डर है भाभी साहब को, अपने को खोने का डर था ना, तभी अपनी पूंजी को आप संभाल लेते तो वो पूंजी दूसरे की पूंजी बनती नहीं, तो वो तकलीफ में निकली हुई आवाज थी, तकलीफ में निकली हुई आवाज थी वो। जी। इसलिए तो अब भी जो पूंजी बची, कांग्रेस में कब जाएंगे? मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन चुका हूं, सक्रिय सदस्य बन चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के सक्रिय सदस्य नहीं थे क्या? मैं था, त्याग पत्र दिया मैंने, छोड़ दिया मैंने। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था पूरे विधानसभा का, छोड़ दिया मैंने। जब अपना नेता, आज आपको बताऊं कि एक रणदीप सिंह जी पिंडर पूर्व विधायक महोदय ने कहा था कि वल्लभ नगर में अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भी एक, हाँ, उस बात में कितनी सच्चाई? और उन्होंने कहा कि तहसीलदार जी को मैंने हटवा दिया, फिर से उदयलाल जी ने लगवा दिया। आपको जानकारी के बताऊं कि वल्लभ नगर में कोई कर्मचारी लगेगा, प्रोटोकॉल के तहत विधायक की अनुशंसा से लगाए जाते हैं। ये ऐसा, जब महाराज साहब एमएलए थे तो भी उनकी अनुशंसा से लगते थे, कांग्रेस की सरकार थी, प्रति मैडम थे तो उनकी अनुशंसा से लगते हैं। आपने हटाया, क्यों हटाया आपने उसको? उस तहसीलदार को आपने क्यों हटाया? आपने हटाया क्यों जो वापस लगाना पड़ा? आपको अगर कोई थी आपदा थी उससे, तो आप मुख्यमंत्री से बात करते हैं, ये रखते हैं, तो उदयलाल जी को समझा दिया जाता है भाई नहीं, इस तहसीलदार की गलती। इसलिए हटाया जा रहा है कि वो तहसीलदार आपको काम नहीं कर रहा होगा या आपके कहने से के अनुसार वो नहीं चल रहा होगा, तभी तो ये बात उठी है ना। बाकी आम जन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस तहसीलदार से। वल्लभ नगर का जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, वल्लभ नगर के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं जब एमएलए साहब के साथ देखता हूँ तो वहाँ लोग आते हैं, साहब फलाना आदमी को फलानी जगह लगा दो, तो वो अनुशंसा करते हैं, पूछते हैं उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या ओके ठीक ठाक आदमी, हाँ। और कार्यकर्ताओं की अनुशंसा पे कर्मचारी और अधिकारी लगते हैं। मैंने कांग्रेस में भी रहा हूँ, कांग्रेस में मैंने कभी नहीं देखा एक चपड़ा सी लगाने का कांग्रेस के कार्यकर्ता को पावर नहीं था। सब उदयपुर में बैठ के तय होता था कौन लगेगा और कहाँ लगेगा, लिस्ट आती सीधी, आपको क्या काम है, शैलीनगर में, शैलीनगर से आती थी। और हमारे यहाँ तो वो नहीं है सिस्टम, हमारे यहाँ कार्यकर्ता नाम लेके आते नहीं, कार्यकर्ता डबोक जाते, कहते हैं साहब इसकी अनुशंसा कर दो, तो आती तो लिस्ट डबोक से ही है? नहीं, लिस्ट आती थी लेकिन अनुशंसा कार्यकर्ताओं की मांग पर की जाती, तो वो शासन अच्छा होता है। अब वो कुछ लोग बाबी उदयलाल जी के साथ है इसलिए उदयलाल जी को डुबा देंगे, इस बात की चिंता कांग्रेस को करने की क्या जरूरत है? ये चिंता तो उदयलाल जी को करनी है, बीजेपी को करनी है। सावधान कर रहे हैं उदयलाल जी को, सावधान करने की क्या जरूरत है? आप लोगों को अगर ये फायदा मिल रहा है तो आपको, आप प्रजातंत्र में नफा और नुकसान देखा जाता है, आपको जिस चीज से फायदा था आपको साइलेंट बैठना चाहिए ना। आप आगा किस बात का आगा कर रहे हो? क्या आप आए उदयलाल जी अलर्ट हो जाइए, आप परमानेंट राज करिए, हम कभी नहीं आएंगे राजनीति, इस बात का आगा कर रहे क्या? क्या आगा कर रहे हैं वो? तो मेरे कहने का मतलब स्वयं का ही नुकसान करा रहे हैं, स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगना वल्लभ नगर की राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है।
जब हमारे इसीलिए कहा जाता है कि ऊंटाला में ऊंट किस करवट बैठा ये किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं है। आपको पता है गुलाब सिंह जी सख्तावत एक कद्दावर नेता थे हमारे राजस्थान के, पूरे राजस्थान के, और मैं उनको आज भी दिल से नमन करता हूँ। एक बार हाथ जोड़ दो। उनको दिल से नमन करता हूँ। उस महान व्यक्तित्व पर भी बदन लाल कांड जैसा आरोप लगा नहीं लगा, बदन लाल मर्डर कांड का आरोप लगा नहीं लगा? बिल्कुल लगा। बाकी महाराज साहब ने उस मुद्दे को भुनाया, उनके पिताजी को लेकर सब गांव-गांव घूमे थे, न्याय दिलाएंगे हम रावत समाज को। क्या न्याय मिला उसको? किसने लड़ाई लड़ी उसके बाद जब चुनाव जीत गए? तो ये राजनेताओं की आरोप प्रत्यारोप में जनता को नहीं पड़ना चाहिए। जनता को दो पार्ट के बीच पीसने जैसा ही होगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि बदन लाल कांड लगा, महाराज साहब पे भी ललित हत्याकांड का आरोप लगा था। क्या हुआ फिर? किसको न्याय मिला? क्या हुआ? क्या सच्चाई? क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता है। उदयलाल जी पे गोगा मेडिकल लगा दिया। तो ये सब एक जैसे बनाने के लिए ये कांड लगाना कोई मायना नहीं रखता है। जैसे जनता सब समझती है। जो गोगा मेडी का आरोप लगा उसमें हम मानते हैं, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में जो हम देख रहे हैं, अभी जो मौजूदा स्थिति में हम देख रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ उदयलाल जी का रोल नहीं रहा होगा। कुछ नहीं है, जीरो रोल। उस समय भी तो हो सकता है उनका कोई रोल नहीं रहा हो। हाँ तो नहीं रहा होगा ना, तो ये तो कह रहा हूँ, आरोप तो लगे ना। आप अपने आरोपों पे बोलो ना, फिर तो आपको आरोप खारिज कर देना चाहिए कि नहीं नहीं ये गलत आरोप भी लगा, कह देना चाहिए ना। जब आप मुद्दा बुनाते हो, आप अभी वर्तमान में कांच के महलों में रह रहे हैं और दूसरों घरों पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर फेंके जा रहे हैं। कहने का कांच के घर में रह करके दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंके जाने चाहिए, और सबको मिलकर आज हमारे पास भी है बच्चे। उदयलाल जी को जनता ने बनाया है, उसको स्वीकार करें। चलिए, और स्वीकार करें और उदयलाल जी को मोटिवेशन दें कि आप अधिक से अधिक इस विधानसभा का क्या भला कर सकते हैं। ख्याल रखें भाभी साहब, और कैसे रखे? क्या रखे? आगा कर रहे के आगा कर रहे तो ये आगा नहीं करे, ये आपली बाई के बांट के नहीं लेने चाहिए अपने कार्यकर्ताओं। छोटी छोटी बात है, ये विधानसभा मेरा परिवार है इसलिए मैं लड़ूंगी। विधानसभा परिवार को सहजने से पहले अपने खुद के परिवार को सहजना चाहिए। क्या लफड़ा क्या उनके? क्या परिवार? उनके परिवार के कुबेर सिंह जी उनके परिवार के नहीं थे। उनको प्रधान किसने हटाया? चलो आप ही बताओ मयूर जी, आपने भी देखा होगा, आप भी मीडिया को संभालने कितने थे। जब वो सगे परिवार का लड़का है, मामा का लड़का है, उसको आपने प्रधान से हटा दिया, परिवार कहाँ गया फिर आपका? उनके सगे जेठ जी देवेंद्र सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आप भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के आरोप लगाए, वो परिवार कहाँ है? अपने परिवार को संभाले, उसके बाद विधानसभा परिवार की बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा जी। तो कहीं नाराजगियों का भाव मिलेगा, कहीं मिलेगी दुआ, तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। उदयलाल जी चलो अपने क्रम पथ पे, जैसा तेरा भाव होगा वैसा तेरा प्रभाव होगा। तालियां। तो हमारी विशेष मुलाकात थी अमरपुरा के निवर्तमान सरपंच अशोक जी जैन से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि तमाम जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं लेटर के अंदर और उस पर्ची के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, साजिश उसे बताया है, और साथ ही में स्पष्ट करा कि विपक्षियों का काम है। हालांकि एक बहुत बड़ी बात निकल के आई कि जो लोग चुनाव लड़े थे और जिन लोगों की चुनाव लड़ने की मंशा थी उन्हें भी विपक्षी यहाँ पर कहा गया है। अब ये जनता को तय करना है आखिर विपक्षी है कौन। तो ये जनता के लिए बहुत बड़ा टास्क दिया, और साथ ही में कहा है, भाभी साहब को भी हिदायत दी है कि उदयलाल जी को इतना सतर्क ना करें। अगर किसी चीज़ से उदयलाल जी को नुकसान हो रहा है तो होने दें, ताकि आपको कुछ फायदा यहाँ पर हो सके। बहरहाल ये देखना होगा कि नांगलिया वाले लेटर जो कांड था उसके अंदर कोई सच्चाई थी या नहीं, और जो पर्ची कांड है उसके अंदर कोई सच्चाई है नहीं। इसके लिए तुरंत यहाँ पर जांच एजेंसी बैठनी चाहिए। उदयपुर न्यूज़ की तरफ से मांग करता हूँ कि इन पूरे प्रकरण के ऊपर न्यायिक जांच यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर हो सके। अगर विधायक साहब के ऊपर उनके बढ़ते कद की वजह से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर चल रही है, तो भी दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इन लेटर में कोई भी सच्चाई है तो फिर विधायक साहब भी कटघरे में खड़े होने चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। अंतिम बात मैं कहना